हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। दिस इज़ ऋषिका। आज अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने नेक्स्ट, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री होने वाली है और ये 12th क्लास की है, तमिलनाडु की। गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु आप देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वॉल्यूम फर्स्ट है और फर्स्ट लेसन के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो कि इस बार है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। तो धीरे धीरे अब हम ये देखेंगे। इससे पहले जो बुक थी क्लास 11 की, उसमें हमने लास्ट चैप्टर जो वाइंड अप किया वो था कि एंट्री ऑफ यूरोपियंस इन द कमिंग ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। तो वो लोग आए एक एक करके, जैसे पोर्तुगीज़ आए, डच आए, इंग्लिश आए, फ्रेंच आए, ठीक है, बहुत सारे आए। लेकिन जो ब्रिटिश आए वो आके टिक ही गए, मतलब कि वो जाने का नाम ही नहीं लिए। और अब उनका तांडव देखिएगा कि स्टार्ट होगा और कैसे कैसे हमारे इंडियंस पीपल्स को, हमें पूरी तरीके से बर्बाद करके गए। वो एक जगह ही बर्बाद नहीं किए, वो सोशली बर्बाद नहीं किए, वो इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, हर एक तरीके से जितना भी हमें बर्बाद कर सकते थे बर्बाद किए। अब उनका तमाशा यहाँ से स्टार्ट होगा, जो हम देखेंगे यहाँ पे। तो एज़ यूजुअल, जो मैं फर्स्ट पार्ट जैसे स्टोरी के फॉर्म में आपको सारी चीज़ें बताई, वही चीज़ें यहाँ पे भी स्टोरी फॉर्म में बताऊँगी। और इसकी पीडीएफ हमने अपनी टेलीग्राम चैनल, जो कि रिसोर्स पॉइंट के नाम से ही है, आप लोग सर्च करके वहाँ ज्वाइन कर सकते हो। यही आपको पीडीएफ मिल जाएगी, क्योंकि इंटरनेट पे बहुत मुश्किल से मुझे सर्च करने पे मिला था, क्योंकि आप ही का ये था कि मैम न्यू एडिशन से आप क्लास लीजिए। तो चलिए, अच्छी बुक है। लेकिन हाँ, इसके अलावा भी जो एक और बुक थी ना, जो पहले की थी क्लास 12 की, उसे भी मैं कंप्लीट करूँगी। क्योंकि उसमें क्या है ना कि जितने भी गवर्नर जनरल आते गए, तो उनके बारे में एक एक टॉपिक, एक एक लेसन में उसमें कवर किया गया है। तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक अलग एंगल देखने को मिलेगा, यानी कि इन डेप्थ आपको यहाँ पे क्वेश्चंस जैसे बनते हैं आज की डेट में। आप देख रहे हो कि हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस यूपीएससी में बन रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि वो छिलते जा रहे हैं प्याज को, और एकदम अंदर से क्वेश्चन निकाल के आ रहे हैं। तो हम लोग लास्ट में एट द एंड, जब ये लेसन एंड होगा, तो आपको एक क्वेश्चन भी दिखाया जाएगा जो यूपीएससी में 2017 या 18 में आया है, और वो आपके इसी बुक से डायरेक्ट आया है। इसमें कितने अच्छे तरीके से फ्रेम किया गया है वो आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग ये रिलेट कर पाओगे ना कि तमिलनाडु की बुक पढ़ना सही है कि नहीं फॉर योर यूपीएससी एग्जाम के लिए। तो यूपीएससी एग्जाम के लिए सही है, इट मीन्स कि सारे एग्जाम के लिए सही है। तो आप कोई भी एग्जाम जिसमें भी हिस्ट्री आपका आ रहा है, स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री, तो आप इस बुक को ज़रूर रेफर कर सकते हो। चलिए, हो गया बहुत ज़्यादा, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले देखेंगे कि हमारे कंट्री में बहुत ही मस्त टाइप से, एकदम से, मतलब कि बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे यहाँ एग्रीगेरियन कंडीशंस था। आज के डेट में आप देखते हो कि जो खेती होता है, खेती है, एग्रीकल्चर जो सेक्टर है हमारा, वो सिर्फ अपने कंजम्पशंस के लिए नहीं करते हैं, वो लोग मार्केट के लिए करते हैं। तो ये चीज़ें कहाँ से निकल कर आई? ये चीज़ें अभी आप देखोगे कि कहाँ से निकल कर आई। पहले के ज़माने में ना खेती नहीं हुआ करता था। लोग जो है ना, वो प्रोफेशनल खेती नहीं करते थे, वो सिर्फ अपने खाने के लिए उगाते। जैसे आज के भी डेट में आप देखोगे कि बहुत सारे फार्म हाउस होते हैं, या फिर जिनका अच्छा खासा घर हो, थोड़ा बहुत ज़मीन हो, तो वो क्या करते हैं कि थोड़ा गार्डनिंग वगैरह करते हैं, उसमें बहुत अच्छे तरीके से जो सीजनल फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, वो सारी चीज़ें अपने घर में भी आप लोग जो है ना वो प्लांट करते हो। बहुत सारे लोग करते हैं। तो उसमें आप लोग क्या, वो क्यों किया जाता है? क्योंकि अपने खुद के कंजप्शंस के लिए अच्छा है ना। अपने घर के ही खेत, अपने घर के ही ज़मीन में सारी चीज़ें उग रही है। जब मन किया आप जो है क्यूकम्बर ले लो, जब मन किया आपको जो है ना, आप अपना ओनियन, पोटैटो, शिमला मिर्च, ये सारी चीज़ें आप लोग जो है अपने घर में बहुत अच्छे तरीके से आप लोग उगा सकते हो। तो अपने खुद के कंजप्शन के लिए वही चीज़ें हमारे यहाँ जो है ना फार्मर्स करते थे। तो फार्मर्स तो थे ही नहीं, पहले पहले पीजेंट थे, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि पहले पीजेंट थे, पीजेंट और फार्मर्स के बीच में क्या डिफरेंस है, सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो हमारे यहाँ जो एग्रीगेरियन कंडीशंस था, यानी कि पहले जो लोग थे ना, अपने खाने के लिए वो लोग उगाते थे। थोड़ा बहुत ज़मीन हुआ करता था जिस भी ज़मीन में, तो जाकर वहाँ पे वो लोग जो है ना थोड़ा बहुत खेती करके अपने कंजप्शंस के लिए उगाते थे। लेकिन इसको कैसे कमर्शियलाइज़ किया गया और कैसे इसको मार्केट के लिए जो है ना पीजेंट को लाया गया, कि वो आप इतने ज़मीन में आप खेती करोगे, और खेती करके जितना भी उससे प्रोडक्शन होगा वो मार्केट में जाएगा और लोगों के कंजप्शंस के लिए बनेगा। फाइन। तो ये चेंजेस कैसे आए, इसको हम लोग देखेंगे। साथ ही फिर ब्रिटिश वाले तो ऐसे भी बहुत चालाक थे, और चालाकी करने के लिए वो हमारे कंट्री में घुसे थे। तो चालाकी करने के लिए वो कैसे जो है हमारे यहाँ के रॉ मटेरियल्स को अपने यहाँ ले जाने लगे, और अपने यहाँ जो है ना इंडस्ट्रियलाइजेशन को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाए, और हमारे यहाँ के इंडस्ट्री सबकी वाट लगा के रख दिए। तो ये भी चीज़ें हम लोग देखेंगे। हमारे यहाँ की इंडस्ट्रीज जो है वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्री था जब हमारे यहाँ ब्रिटिश नहीं आए थे। वो एक काली नज़र आप कह सकते हो कि हमारी कंट्री को लग चुकी थी, जिससे हमारा इंडिया का
जो हैंडीक्राफ्ट और जो आर्टिशंस क्लासेस थी सब बंद हो चुकी थी। लोग अपने हाथों से बनाते थे। आज की भी डेट में आप देखते हो कि लोग हाथों से बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हाथों से बनती है जिसको जीआई टैग आज की डेट में दिया जाता है, चाहे वो आपकी हैंकरचीफ हो, चाहे साड़ियाँ हो, या फिर किसी भी तरीके का डिज़ाइन हो। तो ये सारी चीज़ें भी पहले से जो है ना हाथों से बनती थी, जिसको हैंडलूम कहते हैं। और हैंडीक्राफ्ट क्या होता है कि जैसे बहुत सारी चीज़ें आपकी पेपर से बनाई जाती है, या फिर कोई कपबोर्ड से बनाया जाता है, या फिर आपका जो है थर्मोकोल से बनाया जाता है। तो ये सारी चीज़ों से जो हाथों से बनाया जाता है, किसी भी चीज़ का हेल्प करके, किसी भी मटेरियल से जो बनाया जाता है, उसको हम लोग हैंडीक्राफ्ट कहते हैं। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। फिर पीरियोडिकली जो आउटब्रेक हुआ, फिर फेमाइन आई, यानी कि अकाल भी आया भीषण। कहते हैं ना, जब दिन खराब होता है और टाइम खराब होता है तो वो चारों तरफ से खराब होता है। तो इंडिया में भी कुछ वैसे ही हुआ। एक तो ब्रिटिशर घुस ही चुके थे अपने मतलब के लिए, साथ ही साथ जो है क्लाइमेट भी हमारा साथ छोड़ चुकी थी। तो वो चीज़ें देखेंगे कि उसके बाद क्या हुआ, कंडीशन कितनी बुरी से बुरी होते चले गई। फिर उसके बाद वेस्टर्न एजुकेशन का इंट्रोडक्शन हुआ। बीच में जो है पढ़ाई लिखाई की बात आ गई कि बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब हो गई। तो अब यहाँ पे कुछ ऐसे लोग थे जो कि सोच रहे थे कि इंडिया के लोगों के लिए अगर इनकी स्थिति ठीक करनी है तो पढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कुछ अच्छे लोग थे जो कि बहुत पढ़े लिखे थे, तो वो पढ़ाई को भी यहाँ पे लेकर बात किए, इंडिया में वेस्टर्न एजुकेशन लाने की बात किए। उसके बाद हमारे यहाँ नेशनल अवेकनिंग की बर्थ हुई, यानी कि जन्म हुआ। लोग जो है ना अपने नेशंस के लिए, उनको लगा कि अरे यार, पूरी इंडिया में ये क्या हो रहा है। पहले हमारे कंट्री में लोग कितने अच्छे से रहते थे, एक रिस्पेक्ट के साथ रहते थे, अपना सब कुछ जो है ना एक निर्वाह कर लेते थे। जॉब था हमारे कंट्री में, एक अच्छा क्लाइमेट था, एक अच्छा इन्वायरमेंट था, एक अच्छी सोसाइटी थी, हमारा नाम था, शोहरत था। लेकिन इस ब्रिटिश के आने के बाद जो है सब कुछ ख़त्म हो गया। तो उसके बाद जो है धीरे धीरे करके नेशनल अवेकनिंग स्टार्ट हुआ। कुछ और भी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं जिसमें कि हम देखेंगे कि हमारे कंट्री में कैसे सारे लोग जो है ना नेशनलिज्म की बात कर रहे थे, और राष्ट्रीयता कैसे सबके मन से निकल कर आए कि नहीं, हमारी कंट्री को अब एक करना है। हमारी कंट्री में सारी चीज़ें बर्बाद हो रही है इस ब्रिटिश के कारण। फिर मॉडर्न इंडियन इंटेलिजेंसिया भी है, जो कि यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का यहाँ पे फाउंडेशन हुआ। तो कभी कभी टंग जो है स्लिप कर जाती है, बट कोई नहीं। इंडियन नेशनल कांग्रेस का कैसे फाउंडेशन हुआ वो देखेंगे। कुछ अर्ली नेशनलिस्ट के बारे में बात करेंगे, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा हमारे इंडिया में, और स्पेशली जो नारोजी और साथ ही साथ जो ड्रेन थ्योरी है, इनकी बहुत ही फेमस ड्रेन थ्योरी है, इसके बारे में भी हम देखेंगे। तो काफ़ी चीज़ें हम देखने वाले। एक चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा कि बहुत लंबी है, तो एक चैप्टर को मैं 2-3 पार्ट्स में डिवाइड करके आपको एक साथ जो है बताऊँगी, ठीक है। एक ही चैप्टर अगर मैं एक दिन में पढ़ाने लगूँ तो हो जाएगा 2 घंटे का, तो एक लेसन हो जाएगा। तो इसलिए उतना मैं टाइम नहीं लूँगी आप लोग के लिए, एकदम टाइम देखते हुए आराम आराम से हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। चलिए इंट्रोडक्शंस में चलते, थोड़ा और जूम कर लूँ क्या, इतना तो विजिबल होगा आप लोग के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग जो है ओवरव्यू ले लिए, समझ गए कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। अब डिटेल से स्टोरी के फॉर्म में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले समझिए कि हमारी कंट्री जो है एक बहुत ही अच्छी कंट्री थी। इतनी अच्छी कंट्री थी, शानदार थी, जिसमें सारे लोग जो है एकदम से इतने पोलाइट थे, इतने सीधे थे हम इंडियंस, कि बहुत ही अच्छे तरीके से हम बस अपना काम करते थे। एक अच्छा खासा सबको जॉब था, सब अपने काम में जाते थे, काम करते थे। जो गरीब लोग थे वो अपने हिसाब से अपना जो है पेट पालन करते थे, कुछ भी काम करके वो कर लेते थे। हमारे यहाँ कोई भी कला नहीं था, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, चाहे पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट बोले या फिर सोशल पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट बोले, या किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट नहीं था हमारे यहाँ। जब से ये काला नज़र लगा हमारे कंट्री में, यानी कि जब ब्रिटिश आए हमारे यहाँ, तो वो बहुत अच्छे तरीके से बस यही समझ गए कि इंडिया के लोग कितने अच्छे, कितने पोलाइट है, कितने स्वीट है सारे लोग। तो बस वो जो है ना इस स्वीटनेस का फ़ायदा उठाए। जैसे आज के भी डेट में आप लोग के साथ भी कोई लोग होते ही होंगे, चंट लोग की कमी नहीं है इस दुनिया में। कोई भी जो है ना सीधे लोग का फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि सब सोचते हैं कि सीधे लोग बेवकूफ़ होते हैं। अरे भैया, सीधे लोग बेवकूफ़ नहीं होते। सीधे लोग जो है ना दूसरे लोग को भी सीधे समझ लेते हैं, सोचते हैं कि सामने वाला भी उन्हीं की तरह सीधा है तो वो उनके साथ गलत नहीं करेगा। बट ऐसी दुनिया नहीं है, सीधे लोगों को ना यहाँ पे लूट लिया जाता है। तो यही बात है, ब्रिटिश भी वैसे ही थे कि सोचे कि इंडियंस इतने सीधे हैं, चलो इनको एक्सप्लॉइट करते हैं, अपना फ़ायदा निकालते हैं और इनको बर्बाद करते हैं। इनसे तो मतलब ही नहीं है, ब्रिटिश लोग का यही था कि इंडियन से मतलब ही नहीं है, बस अपना फ़ायदा कैसे निकालना है, ये काम कर रहे थे वो लोग। तो इससे क्या हुआ कि धीरे धीरे जो है वो अपना फ़ायदा निकालते गए, इंडियंस को एक्सप्लॉइट करते गए, हर एक तरीके से एक्सप्लॉइट करते गए। लेकिन कब तक करेंगे, एक लिमिट होता है, बर्दाश्त करने की भी एक लिमिट होती है, ठीक है। तो वैसे ही इंडियंस का भी बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन एक लिमिट था। जब ये लिमिट ख़त्म हुआ तब यहाँ पे इंडियंस फूट पड़े, और उसके बाद जो है हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म हमारे इंडिया में स्टार्ट हो गया। काफ़ी सारे कंपेंजिंग हुए, काफ़ी सारे सोशल रिफॉर्म्स की स्ट्रगल्स देखने को मिली 19th सेंचुरी में। और जिसके बाद जो है ना एक वेस्टर्न एजुकेटेड इंडियन प्लेयर्स भी निकल कर आए। उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे लोग जो है अपने अपने स्तर पर लड़ना स्टार्ट किए।
और इसमें जो सोने में सुहागा वाला काम हुआ वो ये हुआ कि मोहनदास करमचंद गांधी जी जो है साउथ अफ्रीका से 1950 से 15 में वो वापस आए। ये कई बार पूछा जाता है, जो भी मैं यहाँ पे हाईलाइट की हूँ ना उसको आप लोग भी अपने कॉपी में नोट डाउन करते रहो, या फिर ये पीडीएफ तो मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहूँगी, ठीक है। तो 1915 में ये वापस आए साउथ अफ्रीका से, और इनकी लीडरशिप्स के कारण जो है ना बहुत सारे हम लोग नेशनल मूवमेंट्स भी यहाँ पे देखें। तो 1919 से इनका नेशनल मूवमेंट से स्टार्ट हो चुका था, लेकिन ऐसा नहीं है कि गांधी जी आए तो गांधी जी के बाद ही हम लोग नेशनल मूवमेंट्स जो है स्टार्ट किए, यानी कि अपने देश के लड़ने के लिए स्टार्ट किए, नहीं। इनसे पहले भी बहुत सारे नेता थे जो कि साथ दे रहे थे, और उनके हेल्प से बहुत सारा जो है मूवमेंट्स रखा गया था। जैसे आप लोग देखो कि दादा भाई नौरोजी है, गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्र पॉल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, और बहुत सारे ऐसे थे जो कि बहुत सारा इनिशिएटिव ले चुके थे कि कैसे इंडियंस को एजुकेट करना है, यानी कि अपने नेशनल आइडेंटिटी के लिए, और जो ब्रिटिश के द्वारा एक्सप्लॉइट किया जा रहा था उसके लिए कैसे अवेयरनेस फैलानी है। तो ये सारा काम ऑलरेडी पहले कर रहे थे, बट क्या होता है कि एक नेशनल लीडर नहीं था हमारे कंट्री में। तो जब गांधी जी वापस आए साउथ अफ्रीका से, तो साउथ अफ्रीका में भी वो एक मूवमेंट लड़के ही आए थे जो गोरे काले का था। तो वो जो मूवमेंट लड़के आए थे तो इंडियंस को बहुत ज़्यादा उन पर फेथ था, एक काइंड ऑफ बिलीव हो गया कि चलो एक ऐसा इंसान आ रहा है जो कि ऑलरेडी अपना एक मूवमेंट्स जो है वो जीत के आया है, तो यहाँ पे भी हमें बहुत ज़्यादा मेहनत, हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, हमें समझेंगे। तो वही चीज़ हुआ, जब गांधी जी आए तो सबको ही उनको नेशनल लीडर बना दिए, और गांधी जी भी जो सबको ही उनको नेशनल लीडर बनाया ना, तो गांधी जी भी उस पोस्ट पे खड़े होकर जो है बहुत अच्छी शानदार तरीके से काम किए। उसके बाद जो है गांधी जी सारी चीज़ों को बहुत आराम से समझे कि एक्चुअली ब्रिटिश का क्या काम है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो किस तरीके से लोगों को परेशान कर रहे हैं, और हर एक जगह जा जाकर लोगों से सुने हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि बस एक जगह अपने घर पे बैठ गए, उनके पास जो है लोग आ रहे हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को सुना रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। गांधी जी सबके पास जा जाके, चाहे वो कोई भी गांव क्यों ना हो, आप लोग देखोगे कि बिहार के चंपारण जो सत्याग्रह था वहाँ पे भी एक छोटे से गांव में जाकर जो है कितनी कष्ट से रहे थे गांधी जी वहाँ पे। क्यों? क्योंकि इंडिको रिवॉल्ट था वहाँ पे, इंडिको कल्टीवेशंस के लिए बहुत ज़्यादा पीजेंट को परेशान किया जा रहा था। तो गांधी जी जो है हर एक जगह जाकर छोटी से छोटी परेशानियों को सुनने का कोशिश किए, लोगों की परेशानियों को देखे समझे, उसके बाद जो है उसके अगेंस्ट में खड़े होकर वो लड़ाई करना स्टार्ट किए। तो यही चीज़ है। आप समझिए कि नेशनलिज्म में कहते किसको है। नेशनलिज्म में कहने का मतलब है कि एक लॉयल्टी, मतलब अपने देश के लिए एक डिवोशन। जैसे कि आप अभी अपने एग्जाम्स के लिए पूरा फुल डिवोट होकर पढ़ाई करते हो, कि आपके दिमाग में इस तरीके से आपको डिवोट हो रहा है कि 24 घंटे बस आपके दिमाग में यूपीएससी होना चाहिए, यूपीएससी की सिलेबस घूमते रहना चाहिए, चाहे आप बैठ के पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, कोई भी काम करो आपको ये प्लानिंग होते रहना चाहिए दिमाग में कि आपको अब क्या पढ़ना है, अपने ऑप्शनल को कैसे कंप्लीट करना है, जीएस पेपर को कैसे कंप्लीट करना है, अगर कोई टॉपिक न्यूज़ में है तो उसके बारे में अपना व्यू, अपना थॉट्स को कैसे क्रिएट करना है, क्या आप सोच रहे हो उसके बारे में। तो ये क्या होता है कि आप प्रोसेस में हो, इट मीन्स कि आप पूरे डिवोटी हो। तो नेशनलिज्म का मतलब भी यही होता है कि अपने देश के लिए डिवोट हो जाना, यानी कि आप कोई भी अगर हिंदुस्तान के बारे में कोई बुरा बात कहता है तो आप उनका सर काटने के लिए तैयार हो जाओ, और अपने लोगों को अगर कोई बाहर वाले लोग आकर अगर उनको परेशान कर रहे हैं तो उस परेशानी से उनको मुक्ति दिलाना। तो ये होता है नेशनलिज्म। अब नेशनलिज्म की ये जो फीलिंग्स है ये तो इंसान के अंदर और इंडियंस के अंदर तो ये निकल कर आ ही रहा था। लेकिन अब देखते हैं थोड़ा सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, ये बहुत ही अच्छा है, इससे आप समझ पाओगे। इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं। पहले हम लोग समझते हैं कि जो नया लैंड टेन्योर्स लाया गया उसका क्या इम्प्लीकेशन हुआ। यानी कि पहले कोई भी ज़मीन को लेकर जो है ना किसी भी तरीके का कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं था, लेकिन जब ब्रिटिश देखे कि ऐसे कैसे कोई भी इंसान जो है कहीं भी अपना खेती करते हैं, कहीं पे भी कोई भी अनाज उगाते हैं, ऐसे कैसे कर सकते हैं, चलो इससे कुछ टैक्स ले लेते हैं, इससे कुछ पैसे वसूल लेते हैं। क्योंकि वो तो थे ब्रिटिशर्स जो थे वो बिजनेसमैन के जैसा वो सोचते थे, वो बिज़नेस ही करने आए थे हमारे यहाँ, लेकिन बिज़नेस जो है ना वो हर एक चीज़ में इंक्लूड कर दिए थे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ब्रिटिश के द्वारा जो है जो हमारे यहाँ ट्रेडिशनल बेसिस था इंडियन लैंड सिस्टम का था, एक था सिस्टम, लेकिन वो इतना ज़्यादा रिजिड नहीं था। लोगों को स्वतंत्रता थी कि वो ज़मीन पर, क्योंकि बहुत सारी ज़मीन थी ना, आप सोचो कि 80s की बात करें, 18 सेंचुरी की, उस समय इतना डेवलपमेंट भी नहीं हुआ था, इतने बिल्डिंग्स भी नहीं थे, इतने मॉल्स वगैरह, इतने रोड्स वगैरह भी नहीं थे, कनेक्टिविटी भी इतनी नहीं थी, तो ज़मीन की कमी नहीं थी हमारे यहाँ पे। तो अपना एक इंडियन लैंड सिस्टम था। तो ब्रिटिशर के द्वारा क्या किया गया कि जो हमारा पुराने तरीके से चलते आ रहा था लैंड सिस्टम, उसको उन्होंने डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट किया, और लैंड रेवेन्यू यहाँ से स्टार्ट हुआ। यानी कि वो सोचे कि इतना खाली ज़मीन है, इतने खाली ज़मीन में लोग जो है आराम से यहाँ पे खेती करते हैं और अनाज उगाते हैं, तो क्यों ना इस पर टैक्स लगा दिया जाए। और टैक्स लगा दिया जाए
तो इससे क्या होगा कि उनको प्रॉफिट होगा, हर तरीके से उनको प्रॉफिट ही लूटना था। तो ब्रिटिशर के द्वारा एक लैंड रेवेन्यू जो है फिक्स कर दिया गया। और लैंड रेवेन्यू यानी कि जो उनका रेवेन्यू बनता है, यानी कि उनको जो जो भी उनके पास पैसे आते थे, तो लैंड रेवेन्यू भी कैश में देना है। अब यहाँ पे सारे पीजेंट को कह दिया गया कि जहाँ पे भी आप अपना अनाज उगा रहे हो, इतना ज़मीन अगर हर एक इंसान के पास है, हर एक पीजेंट के पास अगर जितना भी ज़मीन है, उसका इतना टैक्स जो है आपको ब्रिटिशर को लाकर देना है। अब ब्रिटिशर को लाकर देना है तो उसमें कोई भी टर्म्स कंडीशन नहीं रखा गया है। एक चीज़ फिक्स है कि चाहे अकाल आए, चाहे आपका फसल जो है बर्बाद हो जाए, चाहे प्राइस घट जाए, चाहे सूखा आ जाए, चाहे बाढ़ आ जाए, कोई भी नेचुरल कैलामिटीज़ आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, ब्रिटिशर्स को उनसे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है। उनको क्या चाहिए? उनको बस पैसे चाहिए। आप बस पैसे लाकर दो, हर एक महीने का जितना भी टैक्स आपका बनता है आप टैक्स लाकर सरकार को दो। अब ये तो भारी मुसीबत हो गई। अब आप समझो कि जो लोग अपने कंजप्शंस के लिए अनाज उगा रहे थे, अब वो अनाज उगा भी रहे हैं, उगाने के लिए उनको बीज खरीदना है, इरिगेशन के लिए पानी वगैरह बहुत सारी चीज़ें, फर्टिलाइज़र वगैरह देना है, पेस्टिसाइड्स वगैरह देना था, तो उनका अपना ही खर्च होता था। अब उस खर्चे में भी जो है ना उनकी कोई इनकम नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी उनको अपना जो है पैसा देना है, टैक्स देना है सरकार, यहाँ पे ब्रिटिशर्स को। तो ये तो मुसीबत आन पड़ी जितने भी पीजेंट्स थे। फिर यहाँ पे क्या हुआ कि ये सारी प्रॉब्लम तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा, ये बहुत ही बड़ा भारी प्रॉब्लम था कि जो लोगों के पास इतनी अच्छी खासी इनकम नहीं है, वो अपने पेट भरने के लिए इस तरीके का अनाज उगाते हैं। अब उसी से जो है यहाँ पे ब्रिटिशर्स टैक्स मांग रहे थे, तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि पीजेंट्स जो थे वो परेशान हो गए, कहाँ से पैसे लाए? तो वो मनी लेंडर के पास जाते थे, उनसे पैसे मांगते थे, उनसे पैसे मांग मांग के जो है ब्रिटिशर्स को देते थे। अब बहुत बार जो है अकाल आया, अकाल तो आया, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कभी कभी जो फसल है वो बर्बाद हो जाते थे, कभी कभी आप देखोगे कि फ्लड ही आ गया, इतना बारिश हो रहा है मानसून में कि फ्लड आ गया, या फिर कभी कभी मानसून ही नहीं आया तो सूखा पड़ गया। फिर भी उनको तो हर एक महीने तो टैक्स देना था, तो वो मनी लेंडर के चक्कर में फंस गए। अब मनी लेंडर को वो पैसे कहाँ से देंगे? उनसे तो उधार ले लेते थे, लेकिन फिर उनको पैसे कहाँ से देंगे? तो कर्जा इतना ज़्यादा हो चुका था कि यहाँ पे पीजेंट्स लोग जो है ना बहुत ही ज़्यादा परेशानी में पड़ गए थे। अब पीजेंट्स और फार्मर्स क्यों कहते हैं? जब भी आप हिस्ट्री की बुक उठाओगे तो आपको जो है ना यहाँ पे पीजेंट्स देखने को मिलेगा, फार्मर्स नहीं लिखा रहता है। मेन डिफरेंस बस पीजेंट्स और फार्मर्स में ये है कि पीजेंट्स जो थे ना वो अपने खुद के कंजप्शंस के लिए वो फसल उगाते थे, लेकिन आज की डेट में हम फार्मर्स कहते हैं। फार्मर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि फार्मर्स एक बिजनेस टर्म हो गया। इट मीन फार्मर्स एक बिजनेस टर्म हो गया। कहने का मतलब है कि वो अपने फसल, जो फसल वो उगाते हैं ना, उनको वो मार्केट में बेचते भी है दूसरे लोगों के कंजप्शंस के लिए। कुछ यहाँ पे सरकारें भी खरीद लेती है, जैसे आपको पता है कि सरकार जो है एमएसपी वगैरह देती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी देती है, तो इसलिए यहाँ पे सरकारें जो है कुछ पैसे भी देती है और सरकारों की तरफ से उनको पैसे मिलता है। मार्केट में वो जब बेचते हैं तो उनसे उनको पैसे मिलता है। जब हम जैसे लोग, आम जनता, सब्जी फल फ्रूट ये सब खरीदते हैं तो हम लोग पैसे देते हैं। तो बहुत तरीके से अब क्या हुआ कि वो कमर्शियलाइज हो गए। जब कमर्शियलाइज हो गए तो एक बिजनेस स्टार्ट हो गया। बिजनेस स्टार्ट हुआ तो इसलिए अब हम लोग फार्मर्स कहते हैं, किसान कहते हैं। इससे पहले पीजेंट कहते थे, ठीक है। तो इसलिए हम लोग हमेशा हिस्ट्री बुक में पीजेंट देखेंगे। और आप लोग देखो कि यहाँ पे दो तरीके का इम्प्लीकेशन देखने को मिला, यानी कि जो नया सेटलमेंट लाया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के इंट्रोड्यूस होने के बाद, तो यहाँ पे दो तरीके का प्रॉब्लम था। सबसे पहले प्रॉब्लम ये था कि यहाँ पे कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी लैंड नहीं था, यानी कि ब्रिटिश एरा के पहले जब ब्रिटिश नहीं आए थे तो कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी लैंड नहीं था। लेकिन अब लैंड जो है यहाँ पे एक कमोडिटी बन गया, सामान बन गया। जैसे कि आप लोग कोई भी फल फ्रूट सब्जी सब खरीदते हो तो वो एक सामान है ना, उसी तरीके से ब्रिटिश के आने के बाद वो क्या किए कि ज़मीन को भी एक सामान बना दिए। यानी कि सामान ऐसा सामान है ना कि जिसको कोई खरीद भी सकता है, जिसको कोई बेच भी सकता है। ज़मीन का खरीद बिक्री, खरीद और जो यहाँ पे बेचना, ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ कब? जब यहाँ पे ब्रिटिश आए। और ब्रिटिश जो है एक लैंड सिस्टम लेकर आए थे, जिसकी वजह से ये काम देखने को मिला। दूसरा क्या प्रॉब्लम हुआ? दूसरा यहाँ पे ये हुआ कि एग्रीकल्चर कमर्शियलाइज हो गया, यानी कि अब तक जो वो अपने खाने के लिए जो उगाते थे फसल वगैरह, अब क्या है ना कि उसको मार्केट में बेचा जाने लगा। तो मार्केट में बेचा जाने लगा तो अब यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है आप कहोगे कि पीजेंट को फ़ायदा हो रहा होगा, क्योंकि मार्केट में बेचा जा रहा है तो उनको उनका रिटर्न अच्छा खासा मिलता था। तो ये भी आप लोग गलतफहमी मत रखिए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो है कहीं से भी पीजेंट्स लोग को, कहीं से भी इंडियंस को कहीं से भी फ़ायदा पहुँचा नहीं सकते थे। वो यहाँ पे अगर एग्रीकल्चर को कमर्शियलाइज भी किए थे ना तो अपने फ़ायदे के लिए ही किए थे, ना कि पीजेंट्स के फ़ायदे के लिए भी। तो यहाँ पे जो कमर्शियलाइज हो गया, पहला तो लैंड को कमोडिफिकेशन किया गया, यानी कि कमोडिटी के अंदर ले आया गया कि ये एक सामान है। दूसरा है कि एग्रीकल्चर को कमर्शियलाइज कर दिया गया, यानी कि पहले वो जो छोटे से खेत में, छोटे से ज़मीन में वो उगाते थे अपने 5 मेंबर या 10 मेंबर को खिलाने के लिए, अब क्या है कि इतनी पॉपुलेशन थी कि बड़े बड़े लैंड में उनको उगाना पड़ता था, और वो फसल उगाने के लिए उनको कुछ खास जो है उनको मदद नहीं मिलती थी। साथ ही साथ जो है ना, जो मार्केट में वो उनका फसल जाता था तो
उससे जो प्रॉफिट होता था वो ब्रिटिशर के हाथ में जाता था, ना कि पीजेंट के हाथ में। तो यहाँ पे जो पीजेंट है ना, उनकी हालत और भी बद से बदतर होते जा रही थी। मेहनत उनको ज़्यादा करना पड़ रहा था, काम उनको ज़्यादा करना पड़ रहा था, लेकिन उनके पास प्रॉफिट एक पैसा भी नहीं आ रहा था। तो ये जो न्यू लैंड सेटलमेंट था, इससे बहुत ही ज़्यादा और भी ज़्यादा दिक्कत होने लगा पीजेंट्स वगैरह को, और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो था वो यहाँ पे मार्केट के लिए होने लगा। कॉमोडिफिकेशन जो लैंड का हुआ और कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर जो हुआ ना, इससे जो पीजेंट की जो लाइफ और जो कंडीशन है वो इम्प्रूव नहीं हुई थी। ये बहुत ही बड़ा एक सबसे पहली चीज़ थी जो पीजेंट्स की कमर तोड़ दी। हमारे यहाँ के जो पीजेंट्स थे, जो लोग थे जो अपने खाने के लिए फसल उगाते थे, उनकी कमर तोड़ दी गई। उनका जो यहाँ पे बेसिक एक फंडामेंटल जो था वो ख़त्म हो चुका था, उनके हाथों से जो है उनका जीवन छीन लिया गया था। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट था जिसमें कि हम लोग देखें कि इम्पैक्ट जो नया लैंड सिस्टम लाया गया सरकार में ब्रिटिशर के द्वारा, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। अब दूसरी पॉइंट देखते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि यहाँ पे है लेजेस फेयर पॉलिसी या फिर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझने का कोशिश कीजिए। ये जो लेजेस फेयर है, इसको कहने का मतलब है कि फ्री ट्रेड। ठीक है, अभी आप लोग देखते हो ना कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, एफटीए होता है, तो इसी तरीके से फ्री ट्रेड का फंडा लाया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहाँ पे लेज़र फेयर इसको कहा जा रहा है। अब जो पॉलिसी है कंपनी की, वो इससे क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स के यहाँ, इंग्लैंड के यहाँ जो है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ गया। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन उस समय आ रहा था जब ब्रिटिश हमारे यहाँ कब्जा कर रहे थे। तो वो सोचे यहाँ पे कि कितने सारे यहाँ पे जो रॉ मटेरियल्स है वो बहुत तरीके के उगते हैं, कॉटन वगैरह, ये सारी चीज़ें हम लोग आगे देखेंगे। तो वो क्या करने लगे कि अपने इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस को बढ़ाने के लिए इंग्लैंड में जो है इंडिया से रॉ मटेरियल्स ले जाने लगे, जैसे कि कॉटन हो गया, जूट हो गया, सिल्क हो गया। ये इंडिया से कच्चे सामान जो है उसको ले जाकर जो है अपने इंग्लैंड में ले गए। वहाँ की जो इंडस्ट्री थी वहाँ पे वो मैन्युफैक्चर होता था, बनता था, और बना बनाया जो फूड होता था, बना बनाया जो चीज़ होता था, वो लाकर जो है हमारे इंडिया में डंप कर देते थे। और वो इतना सस्ता होता था, यानी कि हमारे यहाँ का जो डोमेस्टिक मार्केट है उससे भी ज़्यादा सस्ता होता था। तो अभी भी आप लोग समझ सकते हो कि इंडिया के द्वारा RCEP को नहीं ज्वाइन किया गया, रीजनल कॉपरेशन इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो है, इस ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया गया इंडिया के द्वारा, जस्ट बिकॉज यही काम करने के लिए। मोदी जी यही कहे कि हमारे कंट्री के जो फार्मर्स हैं, हमारे कंट्री का जो डोमेस्टिक मार्केट है, हमारे कंट्री में जो मिल्क प्रोडक्शन वाले जो फार्मर्स हैं, इन सबको बहुत ज़्यादा घाटा हो जाएगा अगर हम लोग ये RCEP को ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि इसमें है चाइना, इसमें है वियतनाम, इसमें है मलेशिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन में कंट्री में नंबर 1 तो हम लोग है ही, नो डाउट, बट वो भी है, उनकी भी है। और साथ ही साथ चाइना है जो कि हमारे साथ तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना ही चाहता है, जिससे कि वो अपने सस्ते माल जो है हमारे मार्केट में लाके डंप कर दे, और जो हम लोग नहीं चाहते हैं। कई बार हम लोग एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ लगाते हैं। तो ये आज के भी डेट में हम लोग इस चीज़ से झेल रहे हैं, ये काम हमारे यहाँ हमारे साथ आज भी हो रहा है। लेकिन फिर भी हमारी सरकार ऐसी है जो कि इस चीज़ों को इंपॉर्टेंस दे रही है कि हमारे कंट्री के जो डोमेस्टिक मार्केट है वो हर्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन ब्रिटिशर क्या किए, यही सेम काम किए थे कि उस समय वो अपने इंडस्ट्री से जो है सारी चीज़ों को मैन्युफैक्चर करके हमारे कंट्री में लाके डंप कर देते थे। और जो भी चीज़ हमारे कंट्री में बनता था तो लोग क्या करेंगे, लोगों को तो सस्ता सामान चाहिए, क्योंकि उस समय जो है लोगों की तो हालत ख़राब हो चुकी थी, पैसे भी नहीं थे, ना इनकम था, ना जॉब था, कुछ भी नहीं था। तो लोगों के पास तो किसी तरीके से पेट पालन करने के लिए सस्ते सामान ही ना वो खरीदेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे ब्रिटिशर्स का ही सामान वो खरीदते थे, और अल्टीमेटली फ़ायदा किसको होता था, फिर ब्रिटिशर्स को ही फ़ायदा होता था। यानी कि हमारा ही रॉ मटेरियल ले जाओ और बना बनाया सामान भी आप लोग यहीं पे लाकर बेचो, वही चीज़ हम लोग ही खरीदे, तो हर तरीके से प्रॉफिट किसको हुआ, ब्रिटिशर को हुआ, और हमारे कंट्री की यहाँ पे इंडस्ट्री ठप होने लगी। इसी देखिए आज के डेट में आप देखते हो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स पे हम लोग बूस्ट कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत पे हम लोग बात करते हैं इस कोविड पैंडेमिक के बाद। क्यों बात करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ की जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स है ना वो ज़ीरो हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा मिनिमम आपको देखने को मिलेगा। तो ये इससे पहले बहुत बेटर थी, जब ब्रिटिशर्स नहीं आए थे तो हमारे यहाँ ये सारा काम बहुत अच्छे से होता था, इंडस्ट्रीज़ भी हमारे यहाँ अच्छे से चलती थी। लेकिन ब्रिटिशर्स हमारे इंडस्ट्री को ठप कर दिए, हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स बिल्कुल भी बंद हो गया। वो अपनी इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए हमारे इंडस्ट्रीज सबको ना बंद करा दिए थे। और यहाँ पे आप समझो कि हमारे यहाँ पे जो लोग हैंडलूम और जो हैंडीक्राफ्ट बेचते थे उनका भी खानी ख़त्म हो गया, वो भी जॉबलेस हो गए, क्योंकि उनकी प्रोडक्ट तो मार्केट में बिक ही नहीं रही थी, उनकी प्रोडक्ट कोई खरीद ही नहीं रहा था, क्योंकि उनसे भी सस्ते सस्ते दाम में जो है ना, क्योंकि मैकेनाइजेशन आ गया था, बड़ी बड़ी मशीनें इस्तेमाल करते थे ब्रिटिशर, तो उससे जो प्रोडक्ट आपका बन के निकलता था वो बहुत ही सस्ते दाम में होता था। तो सस्ते दाम में जब आने लगा तो लोग जो है हैंडीक्राफ्ट, हैंडीलूम जो हमारे हाथों से बनाया जाता था वो सारी चीज़ों को परचेज़ नहीं कर रहे थे। पहले तो पीजेंट को परेशान किए, उसके बाद जो यहाँ पे हैंडलूम और जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट थे
इनको जो मैन्युफैक्चर करने वाले लोग थे इनको परेशान किया गया। अब इनके हाथ से क्या हुआ कि इनके हाथ से जॉब चला गया, ये जॉबलेस हो गए, इनके पास कोई अर्निंग सोर्स नहीं रहा, कोई पैसे नहीं आए। अब ये वाला जो एरिया था, ये वाला जो लोगों का सेक्शन था, ये अब यहाँ पे परेशान होने लगे। समझ गए? एक एरिया पहले ही परेशान हो गया, दूसरा एरिया यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण परेशान हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो इंग्लिश आर्टिकल्स का यहाँ पे इंपोर्ट होने लगा इंडिया में, जिससे कि जो वेवर्स थे यानी कि जो बुनते वगैरह थे, कॉटन ड्रेसर्स थे, कॉटन के जो कपड़े वगैरह बनाते थे, कारपेंटर थे, ब्लैक स्मिथ थे, शू मेकर थे, ये सब का जॉब छीना चुका था। तो ये सारे लोग बहुत ही बड़े पैमाने के, ऑलमोस्ट आप समझ सकते हो कि मोर देन 90% जो सेक्शन है वो आउट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट हो चुका था, अनएम्प्लॉयमेंट हो चुका, सॉरी एम्प्लॉयमेंट हो चुका था, वो अनएम्प्लॉयमेंट के कैटेगरी में आ चुके थे। अब इंडिया क्या बन चुका था? प्रोक्योरमेंट एरिया, यानी कि रॉ मटेरियल को खाली प्रोक्योर करने के लिए, यानी कि कच्चे सामान अगर आपको लेना है तो इंडिया से प्रोक्योर करो, उससे कुछ खास फ़ायदा होता नहीं था। फार्मर्स को यहाँ पे फोर्स किया जाता था कि आप इंडस्ट्रियल क्रॉप ही उगाओ। इंडस्ट्रियल क्रॉप कैसे? तो इंडिगो। इंडिगो उगाने के लिए इतना ज़्यादा क्यों ब्रिटिशर्स बोलते थे? इंडिगो उगाने के पीछे एक मेन रीज़न था ना कि इंडिगो जो है ना कपड़े को कलर करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता था। जैसे कि अभी आप लोग देखते हो कि इतने कलरफुल ड्रेस आप पहनते हो, तो ये इंडिगो की वजह से, पहले इंडिगो, अब तो बहुत ही तरीके की टेक्नोलॉजी आ चुकी है, बहुत ही तरीके का मशीन आ चुका है, बट उस समय इंडिगो था जिससे कि वो कलर करते थे। तो इसीलिए क्या किए कि इंडिगो जो है ना उगाने के लिए हमारे ही यहाँ हमारे पीजेंट को बहुत ज़्यादा फोर्स करते थे। तो यहाँ पे हमारे किसान जो है, हमारे जो पीजेंट थे बहुत ही ज़्यादा परेशान थे और उनको फोर्स किया जाता था कि आप इंडिगो उगाओ, साथ ही साथ कैश क्रॉप उगाओ, जैसे कि कॉटन हो गया। तो कॉटन को ब्रिटिश फैक्ट्रीज में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। ये जो शिफ्ट हो गया ना, यानी कि आप लोग देख रहे हो कि एग्रीकल्चर से जो है वो लोग अपनी कंजप्शन से जो है एग्रीकल्चर में आ गए, उनका जो लैंड है वो कमोडिटी बन गया, हैंडलूम और जो हैंडीक्राफ्ट है वो आउट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट हो गए। साथ ही साथ यहाँ पे कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ, शू मेकर, कॉटन ड्रेसेस, ये सब कोई जो है ना यहाँ पे बेरोजगार हो गए। अब इससे हमारे कंट्री में क्या हुआ कि सबसे पहले क्या हुआ कि फूड स्कार्सिटी हो गई, यानी कि लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा, लोगों के पास खरीदने के लिए पैसे तक नहीं बचे, लोगों को काम करने के लिए जॉब भी नहीं बचा। इस तरीके से आप समझ सकते हो कि हमारे कंट्री में क्या हालत हो गई थी। अब यहाँ पे थोड़ा सा दृश्य भी आप देख सकते हो कि ये हमारे यहाँ के पीजेंट्स हैं, इंडिगो कल्टीवेट कर रहे हैं, कितना ज़्यादा मेहनत करते हैं, इनको कुछ भी नहीं मिल रहा था। इसी से जो है पूरा गुस्सा भड़क गया, सारे लोग जो है, सारे सेक्शन जितने भी सोसाइटी के थे सब आपस में आ गए और इंडिगो रिवॉल्ट हुआ, जो कि 1859 से 60 तक चला। ये 1 साल का रिवॉल्ट था, यानी कि वो अपना एग्रेशन दिखा रहे थे कि अब हम आपसे सहमत नहीं है, इस तरीके का काम हम नहीं कर सकते। तो ये इंडियन फार्मर्स के द्वारा किया गया, यानी कि ब्रिटिश जो अपना एक के बाद एक जो पॉलिसी ला रहे थे उससे वो यहाँ पे अगेंस्ट में थे। इंडियन टीनेंट्स को भी यहाँ पे फोर्स किया जा रहा था। टीनेंट्स होते हैं ना जो छोटे छोटे किसान होते हैं, वो दूसरे की ज़मीन में जाकर काम करते, खेती करते हैं, तो वो उनको भी इंडिगो ग्रो करने के लिए कहा जा रहा था। साथ ही साथ वो अपने कपड़े को डाई करने के लिए करते थे। उसके बाद आप देखोगे कि ऐसा यहाँ पे गंदा पॉलिसी लाया गया, यानी कि ब्रिटिशर के द्वारा ऐसा भी पॉलिसी लाया गया कि अगर कोई पीजेंट उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता था इंडिगो उगाने के लिए, तो अगर वो एक बार कॉन्ट्रैक्ट कर लिए ना तो उस कॉन्ट्रैक्ट से वो बाहर नहीं निकल सकता। पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि अगर वो नहीं भी चाहते हैं तो भी उनको जो है ना पीजेंट्स को मजबूरी में वो काम करना ही पड़ेगा, इंडिगो को कल्टीवेट करना ही पड़ेगा। और जो यहाँ पे प्लांटर्स के द्वारा जो प्राइस भी उनको दिया जाता था वो मार्केट प्राइस से भी कम था। इस तरीके का जो है यहाँ पे मतलब कि इतना एक्सप्लॉइट किया जा रहा था हमारे यहाँ के लोगों को। तो पीजेंट्स को यहाँ पे जो है ना, जो उनका जो ड्यूज़ था, जो वो ज़मीन के लिए आप जान रहे थे कि मनी लॉन्डर के पास जाते थे, उनसे पैसे लेकर जो है वो ब्रिटिशर्स को टैक्स वगैरह देते थे, तो उनका जो ड्यूज़ वगैरह था वो भी नहीं पूरा हो पा रहा था। यानी कि इंडिगो कल्टीवेट करने के बाद जो उनको पैसे दिए जा रहे थे वो इतना भी सफिशिएंट नहीं था कि वो अपने कर्जे को जो है पूरा ख़त्म कर सके, कर्जे को जो है पूरा ओवर कर सके, ऐसा भी नहीं था। इंडिगो रिवॉल्ट चला यहाँ पे 1859 से लेकर 60 तक, जहाँ पे प्लांटर्स को फोर्स किया जा रहा था कि वो यहाँ पे नॉर्थ बंगाल से विड्रॉ कर दें। तो ये चीज़ें थी, यानी कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन से कितना ज़्यादा घाटा हुआ ये भी हम लोग देख लिए। थर्ड पार्ट आइए, यहाँ पे और बर्बादी आपको देखने को मिलेगा। फेमाइन से और इमिग्रेशन से इंडिया का, वो भी ओवरसीज़ ब्रिटिश कॉलोनीज़ में। तो इमिग्रेशन है, 3 चीज़ें होती है, माइग्रेशन होती है, इमिग्रेशन होती है और इमिग्रेशन होती है, ठीक है। ये 3 चीज़ होती है। तो माइग्रेशन आप लोग समझ रहे हो कि जब आप लोग भी माइग्रेट करते हो, जैसे आप लोग स्टूडेंट हो तो आप लोग पढ़ने के लिए अपने शहर को छोड़कर दूसरे शहर जाते हो पढ़ने के लिए, है कि नहीं। एजुकेशन के लिए आप लोग माइग्रेट किए, जॉब करने के लिए माइग्रेट किए, अभी भी आप लोग तैयारी कर रहे हो तो किसी पर्पज़ के लिए अपने घर को छोड़कर दूसरे सिटी में, दूसरे स्टेट में जाके रह रहे हो। तो ये क्या होता है, ये काइंड ऑफ माइग्रेशन होता है। ये इंटर स्टेट भी होता है, इंटर कंट्री भी होता है। वहीं अगर इमिग्रेशन की बात करें तो इमिग्रेशन में क्या होता है, तो इमिग्रेशन, 1 सेकेंड, और इमिग्रेशन, ठीक है। तो
तो जो ई से स्टार्ट होता है, इसका कहने का मतलब है कि एक कंट्री को छोड़कर जब आप दूसरी कंट्री में जाके शिफ्ट हो जाते हो, वहीं पे रहने लगते हो, वहीं के आप निवासी हो जाते हो, तो इसको कहते हैं इमिग्रेशन। इमिग्रेशन में आपको याद रखना है कि लीव, ठीक है, आप जब एक कंट्री को छोड़ दिए, यानी कि इसमें भी ई है, इसमें भी ई है, तो इस तरीके से आप लोग ई का यहाँ पे आप लोग जो है एक इसको सिमिलैरिटी के थ्रू आप लोग याद रख सकते हो कि लीव, ठीक है, ये आई है इमिग्रेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि आप लोग एक कंट्री से जो है मूव करके दूसरे कंट्री में और कुछ महीने के लिए आप वहाँ रहने चले गए, लेकिन वापस आप आओगे अपनी कंट्री में विदाउट एनी पर्पस, चाहे आप घूमने चले जाओ, चाहे आप अपने रिश्तेदार के पास रहने चले जाओ। तो अगर आप दूसरे कंट्री में जाकर रहने लगते हो, वो भी नॉन नेटिव कंट्री, कोई भी आपका रिश्तेदार नहीं है, पड़ोसी नहीं है, लेकिन आप कहीं और किसी कंट्री में जाकर रह रहे हो फॉर सम डेज, फॉर सम मंथ्स, फॉर सम ईयर्स तो नहीं हो सकता, बट कुछ महीनों के लिए आप रहो, तो आप वापस फिर इंडिया आओगे, तो उसको यहाँ पे इमिग्रेशन कहते हैं, ठीक है। और इमिग्रेशन जो EMI होता है, इट मीन्स कि यहाँ पे आप एक कंट्री को छोड़ के दूसरे कंट्री चले जाओ। तो यहाँ पे हम लोग जब बात कर रहे हैं इमिग्रेशन, तो हमारे यहाँ के तो लोगों का यहाँ पे खाना पीना दुश्वार हो चुका था, कोई भी तरीके का ऑप्शन नहीं था। अब एक ऑप्शन यहाँ पे बच चुका था, ब्रिटिशर इतना मजबूर कर दिए थे हमारे यहाँ के इंडियंस को कि वो अपने इंडिया को छोड़कर दूसरे कंट्री में शिफ्ट होने के लिए तैयार हो गए। अब आप ये देखिए कि वो कैसे तैयार हुए, क्या प्रॉब्लम आया। हमारे यहाँ फेमाइंस आया, यहाँ पे अकाल आ गया। इतनी इतनी यहाँ पे दुख कम नहीं थी, इतनी परेशानियां कम नहीं थी कि क्लाइमेट्स भी अब हमारा साथ छोड़ दिया। इंडिया, आप देखो कि इंडिया में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा था, यानी कि हमारे यहाँ जो है ना इंडस्ट्रीज़ में कोई भी काम नहीं हो रहा था, और जितने भी वेवर्स आर्टिशंस थे जो हैंडीक्राफ्ट में काफ़ी ज़्यादा इंगेज थे, उनके पास अब एम्प्लॉयमेंट भी नहीं रह गया था। बचा पचाया कसर जो है ये फार्माइंस पूरा कर दिया, क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना कई वर्षों तक जो है, कई वर्षों नहीं 2-3 साल तक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि लगातार 10 साल भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि फेमाइन का कंडीशन रहा, यानी कि ऐसा अकाल रहा कि जो खेती बाड़ी भी किया जा रहा था तो उसमें इरिगेशन का फैसिलिटी नहीं था। साथ ही साथ जो है यहाँ पे ऑब्रेसिव टैक्सेशन देखने को मिला, ज़मीनों के ऊपर जो है ब्रिटिश के द्वारा इतना टैक्स लगाया जा रहा था कि एक लिमिट तक ही ना कोई भी किसी से उधार लेकर दे सकते हैं। तो मनी लेंडर से उधार लेते लेते जो है पीजेंट भी थक गए थे, अब मनी लेंडर भी उनको उधार नहीं दे पा रहे थे क्योंकि वो उनका पैसा वापस नहीं कर रहे थे। तो ब्रिटिशर के आने के पहले इंडियन रूलर्स जो थे ना, वो यहाँ पे फेमाइन से ही जूझ रहे थे, यानी कि थोड़ा बहुत तो फेमाइन से वो जूझ रहे थे, बट इतना भी वो परेशान नहीं थे क्योंकि उनको अपना ही उगाना था, अपना ही खाना था। लेकिन इस फेमाइन से क्या हुआ ना कि काफ़ी लोग जो है मर गए, यानी कि काफ़ी लोग जो है यहाँ पे डाइड हो गए जस्ट बिकॉज ऑफ स्टारवेशन, क्योंकि भूखे मर गए। आप सोचो कि ना एम्प्लॉयमेंट है, ना लोगों के पास सोर्सेज ऑफ अर्निंग है, ना लोगों के पास यहाँ पे खाने के लिए कुछ भी चीज़ें हैं। पैसे नहीं रहेंगे तो आप खरीदोगे कैसे कोई भी चीज़ खाने के लिए, फ्री में तो कुछ भी अवेलेबल नहीं है आज की डेट में। तो सेम आप सिचुएशन समझ सकते हो कि आज भी हमारे कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट की रेशियो कितना ज़्यादा है। लेकिन फिर भी ठीक है कि हमारे यहाँ पहले के कंडीशन में, क्योंकि आज की डेट में कुछ सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हमारे यहाँ पे है जो कि अच्छे पोजीशन पे है, और कुछ सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है जो कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयड है। लेकिन उस समय जो है मैक्सिमम 90% से भी ज़्यादा लोग जो है यहाँ पे अनएम्प्लॉयड हो चुके थे, उनके पास खाने के लिए भी कुछ भी तरीके का पैसे नहीं था कि वो खरीद सके, तो भूखे लोग मर रहे थे। वो भी आप देखो कि 70 से लेकर 1900 के बीच में ये बताया जाता है कि अकाल के कारण जो है, सूखा के कारण यहाँ पे 25 मिलियंस इंडियन जो है वो मर गए थे। विलियम डिग्बी जो अपने यहाँ पे एडिटर थे मद्रास टाइम्स में, उनके द्वारा ये बताया गया कि 1793 से लेकर 1900 तक जो है अकेले ये एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि 5 मिलियंस लोगों की जान चली गई। मतलब आप समझ सकते हो कि पूरे वर्ल्ड में 5 मिलियंस लोगों की सारे वॉर में जो है वो जान चली गई। इतना ज़्यादा युद्ध भी होता था उस समय, अब तो वो सारी चीज़ें नहीं होती है, लेकिन आप लोग सोचो कि कितनी दर्दनाक ये बात है। मतलब यू कैन इमेजिन कि कितने बड़े नंबर पे ये बताया जा रहा है। और इसमें से ये बताया जा रहा है कि जो 10 ईयर्स है 1891 का और 1900 का, इसमें तो 19 मिलियंस तक इंडियंस जो है वो यहाँ पे अकाल की वजह से, सूखा की वजह से यहाँ पे जो है उनकी जान चले गई। तो कितना ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है यहाँ पे, ये बताना भी मुश्किल हो रहा है। यहाँ पे बहुत ही कहा जा रहा है कि जो जब लोगों की यहाँ पे स्टारवेशन यानी भूख की वजह से जो जान जा रही थी ना, उस समय तो और भी आप देखो कि क्या यहाँ पे क्या बोलूँ इस सिचुएशन को, कि ब्रिटिश के द्वारा हमारे यहाँ का जो अनाज था यानी कि टन्स ऑफ वीट को वो एक्सपोर्ट कर रहे थे ब्रिटेन में। मतलब हमारे लोगों की जान जा रही है, जिस लोगों से आप जो है यहाँ पे फ़ायदा उठा रहे थे, इतना ज़्यादा फ़ायदा उठा लिया और इतना ज़्यादा उनको यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा था कि उनको ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि इंडियंस मर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। भूखे हम लोग को मार दिया जा रहा था, लेकिन वो यहाँ से अनाज लेकर जो है अपने यहाँ जा रहे थे। 1866 का जो उड़ीसा का फेमाइन था, उस समय मिलियंस एंड हाफ ऑफ द पीपल्स जो है ना वो सिर्फ भूख के
कारण मर गए। और उसी समय जो है वहाँ पे 200 मिलियन पाउंड ऑफ राइस, चावल को जो है वो अपने ब्रिटेन एक्सपोर्ट किए थे। तो यहाँ पे लोगों को जो है दिया नहीं जा रहा था, ब्रिटिशर्स के द्वारा इतना ज़्यादा क्रुएल्टी दिखाया गया है, इतना ज़्यादा क्रुएल्टी उनके द्वारा किया गया है हमारे इंडियंस के साथ, कि वो हमारा ही अनाज लेकर अपने ही कंट्री में जा रहे हैं, लेकिन हमारा ही अनाज हमारे ही लोगों को खाने नहीं दिया जा रहा है। उड़ीसा का जो फेमाइन था, इसमें नेशनलिस्ट जो दादा भाई नौरोजी थे वो यहाँ पे निकल कर आए, और उनके द्वारा जो हमारे यहाँ इंडिया में जो गरीबी जो आ चुका था, और वो गरीबी ऐसी गरीबी जो कि आज तक नहीं गया है, तो इंडियन जो पॉवर्टी थी उसको वो इन्वेस्टिगेट करने में लग गए। 2 सक्सेसिव मंथ, यानी कि 2, यहाँ पे आप देखो कि मानसून जो है ना वो 2 साल तक नहीं आया, जिसके कारण और भी ज़्यादा यहाँ पे सिवियर कंडीशन हो गया, बहुत ही बद से बदतर कंडीशन हो गया था। और ये जो फेमाइन आया था ये कई बार पूछा गया है, तो इसको आप लोग को टाइम याद रखना है। 1876 से 78 तक ऐसा साल था जिसमें कि मानसून नहीं आया। और आपको पता है कि इंडिया जो है वो, इंडिया की इकॉनमी किस चीज़ पे डिपेंड है, तो मानसून पे डिपेंड है। अगर मानसून में बारिश अच्छी नहीं होती है तो हमारी इंडिया की इकॉनमी जो है वो पूरी तरीके से डूब जाएगी, क्योंकि हमारे किसान जो है वो मानसून पे ही डिपेंडेंट होते हैं। तो ये तो उस समय की कहानी है। ये लिट्टन जो थे, और जो उस समय के वायसराय लिट्टन थे, उनके द्वारा एक यहाँ पे अप्रोच लिया गया, जो कि उड़ीसा में देखा जा रहा था। तो उनके द्वारा एस्टिमेट लगाया गया कि मद्रास प्रेसिडेंसी में जो है 3.5 मिलियन पीपल जो है वो डेड कर गए थे, यानी कि उनकी यहाँ पे मृत्यु हो गई थी जस्ट बिकॉज ऑफ ये फेमाइन से। तो आप देख सकते हो ये मद्रास फेमाइन का कुछ यहाँ पे आपका इस तरीके से देख सकते हो कि लोग कितने भूखे बेसहारे हैं, किस तरीके से उनकी जान जा रही है, भूख से लोग मर रहे थे। मतलब कैन यू इमेजिन, तो इतनी बुरी सिचुएशन आ चुकी थी। इंडेंजर्ड यहाँ पे लेबर की बात कर रहे हैं, यानी कि एक ऐसा कानून है जिसमें कि अगर आप चाहते नहीं हो तो भी आपको वो काम करना है, इस तरीके का है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अब तो हमारे इंडियंस के पास कोई भी तरीके का एक ऑप्शन नहीं था। अब उनके पास क्या ऑप्शन था, ये देखिए, प्लांटेशन क्रॉप्स का इंट्रोडक्शन हो गया। प्लांटेशन क्रॉप कैसे, जैसे यहाँ पे कॉफ़ी, टी और शुगर की बात करते हैं, तो ये सब प्लांटेशन क्रॉप में आता है। और ये जो कॉलोनीज़ था, जैसे ब्रिटिशर्स की कॉलोनीज़ थी सेलोन जो कि श्रीलंका में है, मॉरिशस, फिजी, मलाया, और यहाँ पे कैरिबियन आइलैंड, साउथ अफ्रीका, तो ये सब में जो है ना इस तरीके का प्लांटेशन क्रॉप का बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन हो चुका था। तो 1815 में क्या हुआ कि जो मद्रास के गवर्नर थे, उनको यहाँ पे गवर्नर ऑफ सेलोन से एक कम्युनिकेशन हुआ। यानी कि जो सेलोन था, आज के डेट में जो श्रीलंका आपको देखने को मिलता है, उस समय सेलोन कहते थे। तो उनके द्वारा ये कहा गया मद्रास के गवर्नर को कि उनको कूलीज चाहिए। और कूली क्यों चाहिए, कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए। आज की डेट में आपको जो रेलवे स्टेशन पे कूली देखने को मिलता है ना, वो वाला कूली नहीं। कूली कहने का मतलब है कि उनको यहाँ पे काम करने के लिए फार्मर्स चाहिए, किसान चाहिए, लोग चाहिए। किसान और फार्मर्स तो नहीं चाहिए, उनको जो है लोग चाहिए जो उनके इशारे पे नाच सके, और उनके इशारे पे वो जब तक चाहे जैसा चाहे वो काम करा सके, यानी कि खेती बाड़ी करा सके। तो मद्रास के गवर्नर जो है ये लेटर को तंजावुर में फॉरवर्ड कर दिए, और रिपोर्ट कर दिए लोगों को कि जो यहाँ पे चाहते हैं वो जा सकते हैं, लेकिन फिर भी वो यहाँ पे जानते हैं कि लोग अपनी मिट्टी को छोड़कर नहीं जाएंगे, क्योंकि लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। आप ही फील कीजिए ना कि अगर आपको कोई कहे कि आप आज के आज इंडिया, कल के कल इंडिया छोड़ दीजिए और दूसरे कंट्री में चले जाइए, चाहे आप श्रीलंका चले जाओ, मलेशिया चले जाओ, मालदीव्स चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, ठीक है, तो क्या आप हमेशा के लिए छोड़ के जाने के लिए तैयार होंगे? कुछ समय के लिए घूमने के लिए या फिर किसी और रीज़न से जाने को तो तैयार हो जाएंगे, लेकिन हमेशा के लिए सोच के देखिए। वही चीज़ था कि हमारे लोग भी अपनी मिट्टी से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, वो अपने कंट्री को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं थे और ना ही चाहते हैं, चाहे कितना भी आप पैसा दे दो, कितना भी इंसेंटिव्स क्यों ना दे दो। तो ये वाली कंडीशन थी। बट द प्रॉब्लम ये था कि हमारे कंडीशन में, हमारे कंट्री में उस समय रहने के लिए बचा ही नहीं था, क्योंकि लोग जो है मर रहे थे, भूख से मर रहे थे। आधा से ज़्यादा पॉपुलेशन तो खाली हो चुका था। कुछ लोग बचे थे तो वो भी मजबूर थे अपने लिए, अपने परिवार के लिए जो उनका लालन पालन कर सके। तो यहाँ पे जो 2 फेमाइन आया था, एक तो यहाँ पे 1833 में और फिर यहाँ पे 10 साल के बाद 1843 में, जिसके कारण लोगों को बहुत ज़्यादा फोर्स किया गया और बिना किसी रीज़न के जो है ना, बिना किसी मर्जी के, बिना किसी चाह के वो यहाँ पे जाने के लिए रेडी हो गए। यानी कि वो यहाँ पे सेलोन के लिए अपने कंट्री को छोड़ दिए, एमिग्रेट होकर चले गए, और वो यहाँ पे कुलीस के जैसा काम करने के लिए, वो भी कॉफ़ी और टी प्लांटेशन में। और कैसा सिस्टम था, तो इंडेंजर्ड लेबर सिस्टम था, जिसके तहत ये आपका रूल्स रहता है कि आप लोग अगर इस सिस्टम के साथ जुड़ गए तो वो गवर्नमेंट जैसा कहेंगे वैसा काम करना होगा। तो बस काम करना है, चाहे वहाँ की कंट्रीज़ के गवर्नमेंट जैसा भी काम बोले, ठीक है। एबॉलिशन जो स्लेवरी का किया गया था ब्रिटिश इंडिया में 1843 में, तो इससे क्या हुआ ना कि ये इमिग्रेशन और ज़्यादा
स्टार्ट हो गया एम्पायर कॉलोनीज़ की, यानी कि ये सब जो एरिया था, चाहे वो आप सिलोन कह लो या मलेशिया कह लो, ये सारे जो अंडर में आते थे ब्रिटिश के ही। तो यहाँ पे चाहिए जाना पड़ा, क्योंकि स्लेव का जो यहाँ पे स्लेव मीन्स क्या होता है, नौकर बना कर रखते हैं, जब बोलूँ उठो तो उठो, जब बोलूँ बैठो तो बैठो। तो इस तरीके का काम ब्रिटिश लोग को बहुत अच्छा लगता था, वो ये सब काम करते थे। 1837 में जो नंबर ऑफ इमिग्रेंट थे तमिल लेबरर्स जो सेलोन के कॉफ़ी स्टेट में एम्प्लॉयड थे, वो आप देखो कि बढ़कर कितना हो गए, तो 10,000 हो गए। उसके बाद ये धीरे धीरे बढ़ते ही गए, यानी कि अधिकतर जो है ना वो तमिलनाडु के ही बहुत सारे लेबर्स गए थे। तो आज के भी डेट में आप देखते हो कि हमारे तमिलियंस बहुत ज़्यादा जाफना वाले रीजन में रहते हैं जो श्रीलंका में। तो वो इशू तो एक अलग ही इशू है, लेकिन यहीं से आपका जो है स्टार्ट हुआ था, ठीक है, आना जाना लोगों का स्टार्ट हुआ था। फिर उसके बाद 1846 में ये बढ़कर कितना हो गया, तो 80,000 हो गए। 1855 में यानी कि 9 साल के बाद ये आपका बढ़ के लोग जो है धीरे धीरे जाने लगे इंडिया छोड़कर। जो है लोग इतने बेबस हो गए थे कि उनको अपना कंट्री छोड़ना पड़ा, अपना देश छोड़ना पड़ा और श्रीलंका जाने लगे। डिफरेंट डिफरेंट जगह पे भी जाने लगे थे, लेकिन श्रीलंका में ये बढ़ के 1,28,000 तक पर्सन जो है जा चुके थे। फिर 1877 20 साल के बाद क्या हुआ, यहाँ पे 20-22 साल कह सकते हो, जो फेमाइन ईयर है, यहाँ पे आप लोग देखो कि 3,80,000 तक तमिल लेबरर्स जो थे सेलन में थे। यानी कि इतना ज़्यादा तादाद पे लोग जो है, एक तो कितने मिलियंस ऑफ पीपल्स जो है वो मर चुके थे भूख के कारण, और इतने सारे लाख में जो लोग हैं ना वो अपने कंट्री छोड़ने के लिए बेबस हो चुके थे। ये सब किसके कारण हो रहा था, ब्रिटिश के कारण हो रहा था। सेलोन के अलावा आप देखोगे इंडिया में जो है ना इमिग्रेट का ऑप्शन था, यानी कि आप अपने कंट्री को छोड़ के दूसरे कंट्री में जा सकते हो। तो बहुत सारी कंट्रीज़ थी, जैसे मॉरिशस हो गया, स्ट्रेट सेटलमेंट हो गया, कैरेबियन आइलैंड वगैरह था, ट्रिनिडाड था, फिजी था, साउथ अफ्रीका था। तो ये सारे कंट्रीज़ में भी हमारे इंडियंस जो है वो गए थे। तो इतने लार्ज नंबर पे वो गए थे कि आज की भी डेट में आप देखो कि वहाँ पे लोग जो है, हमारे कहा जाता है कि इंडियन डायस्पोरा बहुत ज़्यादा है, यानी कि जो इंडिया के लोग बाहर रहते हैं इंडियन ओरिजिन के हैं, लेकिन जो दूसरे कंट्री में रहते हैं वो आज के भी डेट में बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। 1843 में ये ऑफिशियली रिपोर्ट किया गया था कि 30,218 मेल है, 4,307 फीमेल्स थे जो कि मॉरिशस इंटर किए थे, ठीक है, और लेबर के ही जैसा, यानी कि काम करने के लिए ही वो वहाँ पे गए थे। और सेंचुरी के एंड तक ये बताया जा रहा था कि 5 लाख लेबरर्स जो है ना वो इंडिया से मॉरिशस जा चुके थे, यानी कि 3,80,000 के अराउंड जो है वो सेलोन गए थे, 5 लाख के अराउंड जो है मॉरिशस गए थे। तो आप समझ सकते हो कि इंडिया के लोग कितने ज़्यादा बेबस हो गए थे। इंडेंटेड लेबर कहने का मतलब है कि एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम होता है, जिसमें कि कुछ लेबर्स को यहाँ पे हायर किया जाता है 5 साल के लिए, और वो उनको जो है ना 5 साल के बाद जो है एट द एंड ऑफ द यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें वो उनको पे करके भेज दिया जाता है। बहुत सारे पीजेंट, बहुत सारे वेवर्स जो हैं वो ये होप कर रहे थे कि वो कुछ पैसे यहाँ पे कमा लेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। ये जो लेबर का यहाँ पे कहानी था ये और ज़्यादा बद से बदतर था। जो स्लेव वाली कहानी थी, यानी कि ब्रिटिश जो यहाँ पे नौकर बना कर रखते थे इंडियंस को, जब मन कहे बोले उठो बैठो तो उस तरीके का करने के लिए, तो उससे भी बुरी सिचुएशन यहाँ पर आकर हो चुकी थी। यानी कि जो वो यहाँ पे वो लेबर के जैसा आए थे कि उनको पैसे मिलेंगे काम करने का, बट उस हिसाब से उनको पैसे भी नहीं दिए, उनकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई। उसके बाद आप देखो यहाँ पे कि जो परसेंटेज है डेथ का, यानी कि इंटेंडेड लेबर भी जो है 1856 से 57 के बीच में बहुत ज़्यादा लोग जो है मारे गए थे, जिसमें से ये बताया जा रहा है कि 12% जो है सारे आदमी थे, 18.5% सारे फीमेल्स थे, 28% लड़के थे, 36% लड़कियां थी, और 55% यहाँ पे बच्चे थे। तो इतने बड़े तादाद पे भी लोग जो है ना बाहर जाकर मरे, यानी कि एक तो हमारे कंट्री में मरे, उनमें भी बहुत सारे जो लोग बचे थे वो सोच रहे थे कि कुछ अच्छा हो जाएगा, कुछ भला हो जाएगा उनके लाइफ का, उनके बच्चों के लाइफ का, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनको बहुत सारा कंट्रीज़ ले जाया गया, सेलोन ले गए, मॉरिशस ले गए, लेकिन वहाँ पे भी जाकर उनका क्या हुआ, उनकी बुरी हाशिर हुई, वहाँ पे भी उनको जो है अपना जान गंवाना ही पड़ा। तो ये सारे सिस्टम्स हम लोग देखे, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग यहीं पे रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे वेस्टर्न एजुकेशन और इसका इम्पैक्ट, ठीक है। तो आज के लिए आपको लेसन कैसा लगा, आई होप कि आपको समझ में आया हो और इंटरेस्टिंग लगा हो एक स्टोरी के फॉर्म में। फिर भी आपको कोई भी डाउट करी सजेशन है तो आप एकदम फ्री हो कि आप कमेंट कर सकते हो। जिस तरीके का आपको और भी चेंजेस चाहिए, जो भी आपको लगता है कि कमी है हमारे लेसन में, आप प्लीज़ उसको सजेस्ट कीजिए। मैं वैसे ही आपके लिए जो है यहाँ पे अपने आप को इम्प्रूव करने का कोशिश करूँगी। तो नेक्स्ट लेसन में हम लोग क्वेश्चंस भी देखेंगे जो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर आया है, क्योंकि वेस्टर्न एजुकेशन से ही है, तो इसलिए मैं नेक्स्ट लेसन में ही उसको आपके साथ डिस्कस करूँगी। और उसके बाद हम लोग नया यहाँ पे स्टार्ट करेंगे जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस हम लोग प्रीवियस ईयर की भी डिस्कस करते रहेंगे, जिससे कि आपको आइडिया बन पाएगा कि कैसे आप लोगों को पढ़ना है, किस चीज़ पे फोकस करना है। और हिस्ट्री को ना एक स्टोरी फॉर्म में पढ़िए, फील कीजिए कि उस समय क्या हुआ था।
फील कीजिएगा और उसको सिनेरियो जब आपके सामने वो क्रिएट होगा ना, इमेजिन कीजिएगा ना, तो चीज़ें आपके माइंड में छप जाएगी, फिर आप कभी भी कोई भी चीज़ नहीं भूलोगे, ठीक है। और आप लोग देखते हो कि जो यूपीएससी की क्वेश्चंस आती है, चाहे वो आप लोग एंशिएंट इंडिया, मॉडर्न इंडिया की भी कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कि डायरेक्टली नहीं आते लेकिन एनालिसिस होता है। अगर आपने पढ़ा है, समझा है, तो फिर आप लोग उसको आंसर कर सकते हो, क्योंकि ऑप्शन बहुत ज़्यादा ट्रिकी होते हैं यूपीएससी के, ठीक है। तो गाइस आज के लिए बस इतनी रखते हैं। इसकी पीडीएफ आप लोग ले लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से, और साथ ही और भी लेसन देखनी है, जैसे कि विजन आइज की भी लेसन यहाँ पे आती रहती है, तो 4 बजे आपको प्रॉपर यहाँ पे लेसन मिल जाता है, तो उसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और अगर लेसन अच्छी लगती है तो बस मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक कर दीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।